गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे और उसमें उसका एक्सपेरिमेंट आज हम लोग देखने वाले हैं। कुल मिला के आईसीएससी के हिसाब से 5 एक्सपेरिमेंट है। कुल मिला के आईसीएससी के हिसाब से 5 एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिससे कि ये प्रूव हो सके कि ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में यूज अप होता है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग 2 फ्लास्क ले रहे हैं, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी। फ्लास्क ए में और फ्लास्क बी में दोनों में वाटर रखा हुआ है। एक में हमने जर्मिनेटिंग सीड्स रखा है और दूसरे में हमने जो है बॉइल्ड सीड्स रखा है। ये जो बॉइल्ड सीड्स है उसकी ट्रीटमेंट हमने एंटीसेप्टिक से की है। क्यों एंटीसेप्टिक से किया है? ताकि उसमें कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना आए। क्यों? क्योंकि अगर डेड बॉडीज में हर जगह माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है कि नहीं, तो उसके चलते क्या होता है कि एंटीसेप्टिक जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है डेड बॉडीज में कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं आएगा। और जब माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं आएगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या हो रहा है, जो जर्मिनेटिंग सीड्स है उसमें जो है अपना यहाँ पे जो भी मौजूद है ऑक्सीजन उसको यूटिलाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। यहाँ पे जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वो यहाँ पे मौजूद सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पे ये तो डेड सीड्स है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं करेगा। ये जो डेड सीड्स है ये कभी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडा लाइम है, सोडा लाइम का बेसिक काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। सोडा लाइम का बेसिक काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो जर्मिनेटिंग सीड्स है जब ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का केस हमने बताया ही था। एरोबिक रेस्पिरेशन का केस हमने पूरा आपको बताया ही था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में किस तरह से जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी में। तो यहाँ पे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर जाएगा। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस स्लेग लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस स्लेग लाइम। काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हो रहा है, ये जो सोडा लाइम है यहाँ पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है पूरा यूटिलाइज करेगा। पूरा यूटिलाइज कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कोई पेपर का कोई टुकड़ा ले लेते हैं, अगर कोई पेपर का टुकड़ा ले लेते हैं उसमें आग लगाते हैं, पेपर का टुकड़ा लेके उसमें हम आग लगाते हैं तो क्या होगा, उसमें उस आग लगे हुए पेपर को अगर हम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, तुरंत ये बुझ जाएगा। हाँ, बुझ जाएगा। क्यों? आग के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमने इसके पहले वाले क्लास में ही बताया था कि आग के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बचा ही नहीं है, सारा ऑक्सीजन तो ये यूटिलाइज कर चुका है, तो चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पे बचा ही नहीं है इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो ही आग जलता हुआ कागज लगाएंगे तो तुरंत वो बुझ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आग जलता हुआ कागज जो ही लगाएंगे ये तब भी जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जैसे का तैसा मौजूद है। ऑक्सीजन जो भी यहाँ पे पहले का पड़ा होगा वो मजबूत मौजूद होगा, खाली कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर है वो ये सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर रहा है, टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे रखा है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है इस टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ सोडा लाइम उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक, तो ये सोडा लाइम दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा ये यूटिलाइज कर ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन इसको यूटिलाइज कर ले रहा है, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर ले रहा है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन जैसे का तैसा मौजूद है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि जब हम आग लगा हुआ कागज यहाँ पे लगाएंगे तो ये तुरंत बुझ जाएगा, यहाँ पे जलता रहेगा। ठीक, यहाँ पे बर्निंग पीस ऑफ पेपर यहाँ पे एक्सटिंग्विशेस, जबकि यहाँ पे बर्निंग कंटिन्यूज। यहाँ पे बर्निंग कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे जो है बुझ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक,
तो इसके साथ हम पहला एक्सपेरिमेंट खत्म करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यानी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, जो कि ये बताता है कि एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स। फिर से बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स। अब इसमें क्या है, हमने एक फ्लास्क ए लिया, दूसरा फ्लास्क बी लिया, तीसरा सी लिया, चौथा डी लिया, ठीक, 4 फ्लास्क ले लिया। एक में से एयर हम लोग पास करा रहे हैं, ठीक, एयर हम लोग पंप कर रहे हैं, एयर पंप्स इनसाइड, ठीक है। एक में एयर इनसाइड एयर हम लोग पंप करा रहे हैं। अब इसमें क्या हमने रखा, फ्लास्क ए में हमने क्या रखा है, KOH सॉल्यूशन यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या करता है, इस एयर में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा तो उसको डिसॉल्व कर देता है इसमें। आई रिपीट, पहले वाले फ्लास्क ए में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का काम क्या करता है, डिसॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, मतलब एयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है इसको पूरा ये डिसॉल्व कर देता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि अब जो हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जब हवा जाएगी तो ये देखो तीर हम ऊपर का आपको दिखा रहे हैं कि ये रेड तीर के थ्रू ये नीचे जा रहा है। जब ये नीचे जा रहा है तो दूसरा वाला फ्लास्क बी में हमने रखा लाइम वाटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जरा सा भी बचा भी होगा तो लाइम वाटर को मिल्की शो कर देगा, लेकिन यहाँ पे लाइम वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे लाइम वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है। यहाँ पे जो लाइम वाटर मौजूद है वो ट्रांसपेरेंट है। इसके चलते क्या पता चल रहा है कि इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जरा सा भी मौजूद नहीं है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर इस तरह से सी में जाएगा। सी में क्या है, जर्मिनेटिंग सीड्स है। जब हम जर्मिनेटिंग सीड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन चलता रहेगा। जब हम जर्मिनेटिंग सीड्स की बात करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन चलता रहेगा। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन चलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब सी से फ्लास्क बी में जाएगा तो क्या होगा, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को सी से डी में जाएगा फ्लास्क में तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाएगा, यानी लाइम वाटर का जो रंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में दूधिया हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो बचा कुचा एयर फिर इधर निकल जाता है। आई रिपीट, मैं फिर से इसको बता रहा हूं कि एयर जो है ए वाले में पंप करेगा अंदर, बाहर का एयर, ठीक। अब इसमें क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एयर में मौजूद है उसको डिसॉल्व कर दे रहा है, ठीक। अब इसमें जो हवा जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि फ्लास्क बी में हम लोग लाइम वाटर डाल देंगे। क्यों, क्योंकि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में मिल्की शो कर देता है, लेकिन यहाँ पे लाइम वाटर जो होता है वो क्लियर हो जाता, शोज, ये क्लियर शो करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस हवा में जरा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर जब ये तीसरे वाले में जाता है जिसमें कि जनरेटिंग सीड्स रखा हुआ है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा तो वो सी से डी में जाएगा। डी में जब जाएगा तो यहाँ पे जो लाइम वाटर मौजूद है उसको मिल्की शो कर देगा। अब उसके बाद जो है ये एयर इधर पार कर गया, क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये समझे कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सारे के सारे जनरेटिंग सीड्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज करेंगे जब यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। हम लोग अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट के आगे बढ़ते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो कहता है, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मैं पिछले 2 एक्सपेरिमेंट में बता चुका हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के समय, कैसे, सीड्स में, प्लांट्स में कैसे होता है, अब ये देखने जा रहे हैं। हमने एक एपरेटस इस तरह से सेट किया कि एक फ्लास्क लगाया ए, एक फ्लास्क लगाया बी। फ्लास्क ए में भी लाइम वाटर है, फ्लास्क बी में भी लाइम वाटर है। जो ये सेटअप है ये इस हिसाब से है कि इस प्लांट, ये जो छोटा सा प्लांट जो गमले में लगा हुआ है इसमें लाइट ना पहुंचे। या तो आप पूरा ब्लैक कलर से कवर कर दे या तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट रात के समय हो, जो भी हो आपको या तो कवर करना है ब्लैक कलर से इस ग्रीन प्लांट को, या तो आपको जो है देखना है कि लाइट इस ग्रीन प्लांट तक ना पहुंचे। क्यों, नो लाइट
so as to avoid photosynthesis, मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि इस तक लाइट ना पहुंचे ताकि फोटोसिंथेसिस ना हो पाए, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस हो गया तब हम ये मालूम नहीं कर पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुआ कि नहीं। कैसे? हमने आपको एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी बता चुका हूं। फोटोसिंथेसिस इज रिवर्सिबल टू रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। ये रिवर्सिबल क्या मतलब यहां पे क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रहा है वो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कितना? वो भी 6CO2 6CO2। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है और वही 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के केस में रिलीज होता है। तो हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ना हो पाए इसलिए हम इसको पूरा काले कपड़े से ढक देंगे या लाइट ना हो। अब हम एयर को जो है एंट्री कराएंगे। कैसे? ये जो पार्ट है इसमें सोडा लाइम का लाइनिंग रहता है। सोडा लाइम के लाइनिंग से क्या होता है, मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट में अभी जस्ट मैंने बताया कि सोडा लाइम एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सोडा लाइम जो यहाँ पे मौजूद है ये पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एयर जब यहां से एंट्री करेगा तो क्या होगा? लाइम वाटर हमने रखा है। अब इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसलिए लाइम वाटर क्लियर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सारा सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसलिए ये लाइम वाटर क्लियर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यहाँ पे लाइम वाटर इसलिए क्लियर है। अदरवाइज अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आता तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर है। अब क्या है, ये एयर पास कर रहा है इस सेटअप में जहां पे कि लाइट नहीं पहुंच रहा है और एक ग्रीन प्लांट मौजूद है। तो ये जो ग्रीन प्लांट है यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो पहुंच रहा है उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन का काम करेगा। कैसे रेस्पिरेशन का काम करेगा? ग्रीन प्लांट्स में स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल का रूप काम करता है। स्टार्च एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल। Starch act as reserve food material in plants। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्च मौजूद है रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में। स्टार्च मौजूद है रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में जिसका की रेस्पिरेशन होना है। ये जो स्टार्च मौजूद है रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में, इसका जो है रेस्पिरेशन का काम होना है। तो रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ये ऊपर जाएगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जब ये ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे लाइम वाटर है, फ्लास्क बी में लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा? लाइम वाटर विल टर्न मिल्की और फिर ये बचा कुचा एयर यहाँ से मूव बाहर हो रहा है। आई रिपीट, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहला एयर एंट्री मार रहा है, यहाँ पे एयर पंप किया जा रहा है। यहाँ पे जो एयर पंप है उसकी इनर लाइनिंग में सोडा लाइम रखा गया। सोडा लाइम क्यों रखा गया है? ताकि एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, because it absorbs CO2। सोडा लाइम एब्जॉर्ब्स CO2। ठीक, अब जो एयर गया ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है। कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि ये जो लाइम वाटर है ये क्लियर है। अब ये जो एयर यहाँ पे गया ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर है और इस ब्लैंकेट वाले जगह में गया जहाँ पे कि लाइट नहीं पहुंच रहा है और ये पर्टिकुलर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ मौजूद है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं मिल रहा है। लेकिन इस प्लांट में स्टार्च तो होगा ही रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन का काम जरूर चलाएगा। तो रेस्पिरेशन चलाएगा ताकि इसका एनर्जी मिलता रहे इसके पूरे प्लांट पार्ट्स को। ठीक, तो अब जब रेस्पिरेशन चलाएगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा कि नहीं हम कैसे पता करेंगे? ये लाइम वाटर को ये मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब उसके बाद फिर ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यानी चौथे एक्सपेरिमेंट में बढ़ते हैं। दैट इज एक्सपेरिमेंट टू शो दैट हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। आई रिपीट, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब हम जर्मिनेशन या किसी भी रिएक्शन में अगर हीट इवॉल्व होता है तो केमिस्ट्री की भाषा में उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है,
केमिस्ट्री की भाषा में उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन करता है तो 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। तो इस हिसाब से चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनाएरोबिक हो, एनर्जी जरूर रिलीज होगा। तो एनर्जी रिलीज होगा यानी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक, अब ये एनर्जी हीट के ही फॉर्म में निकलता है। कैसे निकलता है, अगर हम ये जर्मिनेटिंग सीड्स, एक फ्लास्क में जर्मिनेटिंग सीड्स रख दिए और दूसरे फ्लास्क में बॉइल्ड या डेड सीड्स, जिसकी ट्रीटमेंट हम एंटीसेप्टिक से कर रहे हैं। आई रिपीट, यहाँ पे वापस हम लोग ट्रीटमेंट एंटीसेप्टिक से इसलिए कर रहे हैं ताकि उसमें कोई माइक्रोबियल इंफेक्शन ना हो या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, क्योंकि अगर बैक्टीरिया या फंगस या कोई माइक्रोब्स ग्रो कर जाएगा तो उसका रेस्पिरेशन अलग चलने लगेगा, जिसके चलते हमारा जो मेन मुद्दा है एक्सपेरिमेंट का वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो जर्मिनेटिंग सीड्स है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, इसके चलते 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हो रहा है एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, थर्मोमीटर जो हम लगाए हैं इसमें टेम्परेचर ज्यादा शो करेगा। जबकि यहाँ पे जो है जो बॉइल्ड या डेड सीड्स है, जिसका हम एंटीसेप्टिक से ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं ताकि उसमें कोई माइक्रोबियल इंफेक्शन या माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रेस्पिरेशन एकदम नहीं होगा। जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगा, हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो थर्मोमीटर ऊपर का नहीं शो करेगा, थर्मोमीटर वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। ठीक, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में अच्छा हम लोग वेट कॉटन वूल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो वाटर का पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, वेट कॉटन वूल। यहाँ पे जो सीड्स है, चाहे ये हो चाहे डेड सीड्स हो, दोनों को पानी कहां से मिल रहा है, वेट कॉटन वूल से, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे हमने रखा है। इससे हमको दो फायदा है, एक तो ये पानी प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा बाहर का एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो इसके ऊपर नहीं लग रहा है। बाहर का एनवायरमेंट का जो हीट है या बाहर का एनवायरमेंट का जो भी चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वो इन दोनों फ्लास्क के ऊपर नहीं लग रहा है। तो इस हिसाब से वेट कॉटन वूल का दो फायदा हो रहा है, एक बाहर का एनवायरमेंट इसके ऊपर नहीं एक्ट कर रहा है, दूसरा फायदा यह है कि रेस्पिरेशन का काम अपना चलता जा रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो थर्मोमीटर ज्यादा टेम्परेचर शो कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है तो टेम्परेचर थर्मोमीटर कोई टेम्परेचर चेंज शो नहीं कर रहा। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में। तो हम लोग अपने अगले एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं, जो कि ये बताता है एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या था, अगर आपको याद हो कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन कर रहा था एंजाइम्स के प्रेजेंस में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी। ठीक, ग्लूकोज ब्रेकडाउन कर रहा था जो है ग्लूकोज ब्रेकडाउन कर रहा था जो है एंजाइम्स के प्रेजेंस में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक बीकर में टेस्ट ट्यूब उल्टा किया, लेकिन उसमें हमने पूरा मरकरी भर दिया। मरकरी में ही हमने उसमें कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स डाल दिया। तो मरकरी में क्या हो रहा है कि उसको ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए जितना ताकत बचा हुआ वो रेस्पिरेशन का काम तो करेगा ही, जब तक है जान। तो जब तक है जान के केस में क्या होगा कि ये रेस्पिरेशन का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। अब यहाँ पे जो है ऐसे अगर हम सेटअप कर दें कि पूरा मरकरी से भर दिए हैं, ठीक है, पूरा मरकरी से भर दिए, उसमें 5-6 दाने जर्मिनेटिंग सीड्स के रख दिए और इसको हम रखे हैं लगभग 2 से 3 दिन तक। कितने दिन तक, 2 से 3 दिन तक। तब यहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो ये होगा कि ये जो जर्मिनेटिंग सीड्स है मरकरी को नीचे ढकेलेगा, मरकरी को नीचे ढकेलेगा तो इसकी लेवल थोड़ा ऊपर करेगा। अगर आप इन दोनों में देखें तो इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। क्यों ऊपर है, क्योंकि ये मरकरी को नीचे ढकेल रहा है। जब मरकरी को नीचे ढकेल रहा है तो किस बेसिस पे ढकेल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसको अगर हम चेक करना चाहे तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक स्टिक यानी डंडी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की डंडी अगर हम इसके अंदर घुसा देते हैं तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, तुरंत केओएच को अब्सॉर्ब करेगा, केओएच को
कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के स्टिक जो ही हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। जब एब्जॉर्प्शन का काम शुरू करेगा तो क्या होगा, मर्करी लेवल वापस ऊपर जाने लगेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टिक इंसर्टेड, एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, 10 अगेन मर्करी लेवल राइजेस, 10 अगेन मर्करी लेवल राइजेस। इस तरह से फिर से मर्करी का लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। आई रिपीट, हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। कैसे दिखा रहा है, जनरेटिंग सीड्स को जो है मर्करी में डुबो दिया, फिर उसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दिया। 2 से 3 दिन के लिए जो ही छोड़ा उसके बाद क्या हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन के चलते कार्बन डाइऑक्साइड बना। एनारोबिक रेस्पिरेशन ही क्यों हो रहा है, क्योंकि मर्करी के पूरा मर्करी भरा हुआ है जिसके चलते ऑक्सीजन एंट्री नहीं मार पा रहा। अब जब ऑक्सीजन एंट्री नहीं मार पाएगा तो कार्बन एनारोबिक चलेगा, एनारोबिक चलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में प्रोड्यूस होना ही है। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगा तो मर्करी को ढकेलेगा। अब हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे कंफर्म करेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की स्टिक इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा, मर्करी का लेवल जो है वापस ये ऊपर बढ़ने लगेगा। जो मर्करी का लेवल घट गया था वही मर्करी का लेवल ऊपर बढ़ने लगेगा। ठीक, तो इसके साथ हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर खत्म।